हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूल विधि के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, मूल विधि में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के। और इस वीडियो में मैं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के जो है टॉप 100 क्वेश्चंस को बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी इस वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस आईपीसी के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये 100 क्वेश्चंस को देखने के बाद एग्जाम में पूछे जाने वाले आईपीसी के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से तैयार करिए, और ये 100 क्वेश्चन अगर आप आईपीसी के तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में पूछे जाने वाले आईपीसी के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आईपीसी में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कौन सा रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई। तो देखिए, आईपीसी कब लागू की गई आपको बताना है, और इसमें जो पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे वो 1 जनवरी 1862, दूसरा है 2 फरवरी 1863, और तीसरा 1 मार्च 1864, और चौथा ऑप्शन आपसे पूछा गया है 5 फरवरी 1865। यानी इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 जनवरी 1862, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ है। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता का जो विस्तार है वो पूरे भारत में रहता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय दंड संहिता के रचयिता थे। तो भारतीय दंड संहिता जो है उसके रचयिता कौन है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस सन में की गई। तो देखिए, प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी 1837 के अंदर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले कहाँ के रहने वाले थे। तो लॉर्ड मैकाले की बात करें तो ये कहाँ के थे, तो ये आप जो थे वो ब्रिटेन, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इसके बाद अगला 6th क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया अपराध की परिभाषा करने वालों में कौन एक सही है। तो देखिए, अपराध की जो परिभाषा करने वाला जो परिभाषित की गई है वो कौन एक सही है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अंबेडकर, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है। तो अपराध की परिभाषा जो दी गई है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है, तो ये है धारा 40 में इसको वर्णित किया गया है अपराध के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं कार्य या कार्य का लोप होना, दुराशय होना या क्षति होना। ये सारे ही अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सही। इसके बाद अगला 9th क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध से जुर्माना देने से व्यतिक्रम करने पर कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 माह। यानी अगर उसको केवल जुर्माने से दंडनीय किया गया है, अगर वो जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसको 6 माह की कैद हो सकती है। ठीक है, 6 माह तक की कैद की जा सकती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 10th क्वेश्चन है यदि इटली का रहने वाला व्यक्ति भारत में चोरी का दोषी पाया जाता है तो उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा। तो इसका आपको जवाब देना है, तो आप इसको बताइए। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा भारत में। भारत में इसका मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी ट्राई करते रहिए, और मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ उससे मैच करते रहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप चेक करते रहिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर अपराध करता है फिर ब्रिटेन के चला जाता है तो उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा। तो इसका सही जवाब आपको देना है। देखिए, भारत में अपराध किया है तो उसका मुकदमा भारत में ही चलेगा। ठीक है, अगर वो ब्रिटेन चला गया है तो उसको भारत आना पड़ेगा, भारत उसको लाया जाएगा और भारत में ही उसका मुकदमा चलेगा। इसके बाद अगला है ऑस्ट्रेलिया में बैठे व्यक्ति द्वारा भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर अपराध किया जाता है तो वह किस संहिता से दंडनीय होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी क्राइम कर रहा है, तो भारत के अंदर क्राइम कर रहा है तो उसमें जो है वो दंडनीय होगा, वो होगा आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का दंडनीय होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और भारत में क्राइम कर रहा है तो भारत का जो कानून है वो लागू होगा।
इसके बाद अगला है पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है। तो आपने आईपीसी में देखा होगा पुरुष और स्त्री जो है वो परिभाषित किए गए हैं, वो है धारा 10 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा, धारा 10। इसके बाद अगला प्रश्न है सरकार का सेवक है। देखिए सरकार का सेवक कौन होता है, तो सरकार का सेवक होता है सरकार द्वारा नियोजित सेवक और सरकार द्वारा नियोजित हर एक ऑफिसर, यानी ऑप्शन जो है सी सही होगा, दोनों ही सही हो जाएंगे इसके ऑप्शन विकल्प। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का एक आयुक्त ऑफिसर लोक सेवा है, लोक सेवक है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में वर्णित किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत आप बात करें तो लोक सेवक वर्णित किया गया है, तो वो है धारा 21 के अंतर्गत। इसका सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। अगला है 16 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा लोक सेवक नहीं है। तो देखिए लोक सेवक कौन नहीं है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा समापक। समापक जो है एक लोक सेवक नहीं है। पंचायत का सदस्य होता है वो भी एक लोक सेवक के अंतर्गत आता है। ऑफिसर होगा, सॉरी यहाँ पर ऑफिसर जो होते हैं वो भी होते हैं, और मंदिर का महंत यहाँ पर लोक सेवक है, लेकिन समापक यहाँ पर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नगर निगम आयुक्त क्या लोक सेवक है? तो नगर निगम आयुक्त जो है वो एक लोक सेवक होता है, बिल्कुल होता है। देखिए अब आप पुलिस ऑफिसर क्या होता है, लोक सेवक होता है या नहीं होता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसके बाद अगला है महाराष्ट्र सहकारी समिति का अध्यक्ष क्या एक जो है क्या लोक सेवक है? तो आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जंगम संपत्ति में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो देखिए जंगम संपत्ति होती हैं वो होती हैं चल संपत्तियां। तो देखिए अगर हम करते हैं मूर्त संपत्ति या फिर चालक संपत्ति या वाहन, ये सारी चल संपत्तियां हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर की जा सकती हैं, लेकिन भूबद्ध चीज जो भी होती है वो अचल होती है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में सदोष अभिलाभ से अभिप्रेत है, तो इसका अर्थ बताना है। तो इसका देखिए अर्थ होता है सदोष अभिलाभ का मतलब होता है विधि के विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ लेना जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला ना हो। मतलब कोई किसी की संपत्ति है और लाभ आप उठा रहे हैं, तो ये सदोष अभिलाभ कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सदोष अभिलाभ और सविदोष हानि का जो वर्णन है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा है 23, धारा 23 के अंतर्गत है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में बेईमानी से मतलब क्या है? बेईमानी से जो वर्ड दिया गया है धारा 24 में, उसका अर्थ आपको बताना है कि उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है साशय कार्य करना, यानी उसका आशय होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, और उसका उद्देश्य होना चाहिए, एक व्यक्ति का लाभ होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति की हानि होनी चाहिए। तो ये उपरोक्त हो जाएगा सभी, यानी कि अगर बेईमानी वो चीज़ कहलाएगी जिसमें आदमी जानबूझ के कोई काम कर रहा है और उससे अपना प्रॉफिट ले रहा है, दूसरे के नुकसान कर रहा है, तो ये चीज़ बेईमानी कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला है कपट पूर्वक परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? देखिए कपट पूर्वक जो शब्द है आपने धारा कौन सी धारा के अंतर्गत है आपने देखा होगा, और इसका सही जवाब होगा धारा 25। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 27 में पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे की संपत्ति उस व्यक्ति की जो है मानी जाएगी जिसकी या जिसका वह क्या है? तो इसका जो आपको बताना है ऑप्शन इसका जो सही होगा वो है पत्नी है, सेवक है और लिपिक है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी पत्नी से लिपिक या सेवक के कब्जे की जो संपत्ति है वो उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसका वह पत्नी है, यानी किसी की पत्नी है तो पत्नी के पास जो संपत्ति है वो उसके पति की मानी जाएगी, सेवक यानी उसके मालिक की मानी जाएगी, लिपिक है तो उसके भी मालिक की मानी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कूटकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए कूटकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कूटकरण के लिए हूबहू नकल होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। कूटकरण क्या होता है? दो चीज़ों में सदृशता हो सकती है, एक जैसी दिखनी चाहिए। साशय प्रवंचना हो सकती है, प्रवंचना के लिए जानता भी हो, यानी उसे पता हो कि ये वो गलत काम कर रहा है। ठीक है। तो ये कूटकरण होता है, लेकिन हूबहू एग्जैक्ट हो वो ऐसा कूटकरण नहीं है, जरूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है दस्तावेज का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? तो जो दस्तावेज शब्द है वो जो आईपीसी की धारा है वो कौन सी धारा है? तो ये है धारा 29। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इनको आप नोट करते चाहिए और अच्छे से, अगर आपको याद नहीं है तो इनको याद करते चलिए।
दस्तावेज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो आपको बताना है। तो देखिए दस्तावेज में आता है बैंक कार के द्वारा जो चेक दिया जाता है वो दस्तावेज रहता है, मुख्तारनामा रहता है, मानचित्र रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आते हैं, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करें तो ये होता है 29 का में। ठीक है, 29 में आता है दस्तावेज, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है वो बाद में धारा जोड़ी गई 29 का। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत कौन आते हैं। तो वो आते हैं वो सारे दस्तावेज आते हैं और जिसके विधिक अधिकार बने और बिगड़े, ऐसे सारे दस्तावेज जिससे कोई कानूनी जो है आपके पास अधिकार हो सकता है, तो वो सारे मूल्यवान प्रतिभूति कहलाते हैं, यानी ए और बी। ठीक है, यानी जो दस्तावेज ऐसे दस्तावेज जो आप कानूनी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति रहेंगे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है मूल्यवान प्रतिभूति की व्याख्या की गई है। तो देखिए मूल्यवान प्रतिभूति है जो वो आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो वो है धारा 30। धारा 29 में दस्तावेज आते हैं, 29 का में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, और 30 में आपका मूल्यवान प्रतिभूति आता है। अगला है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 34 का आवश्यक तत्व नहीं है। देखिए आईपीसी की धारा 34 का आवश्यक तत्व आपको बताना है, तो कौन सा होगा। देखिए इसमें क्या है, जो नहीं है वो होगा प्रत्यक्ष कार्य हो। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 34 में कई व्यक्ति होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए, और सभी का सामान्य आशय होना चाहिए। धारा 34 ये आपसे कहती है। इसके बाद 44 आईपीसी की जो क्षति का तात्पर्य आपको बताना है, तो क्षति का तात्पर्य क्या है। धारा 44 में क्षति वर्णित की गई है। अब क्षति का मतलब क्या होता है, आईपीसी के अंतर्गत क्षति का मतलब क्या होता है, तो ये होता है शरीर या मन की हानि, या फिर ख्याति या संपत्ति की हानि। जरूरी नहीं है कि आपने किसी की कोई चीज़ चुरा ली वही एक क्षति है, किसी के शरीर पर कोई हानि कर दी या उसके मन को ठेस पहुंचाई, वो भी एक क्षति के अंतर्गत आती है। तो यानी इसका ऑप्शन सही है, वो हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 52 में उपबंधित है। देखिए आईपीसी की 52 धारा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी धाराएं मैं आपको इन क्वेश्चंस में दी हुई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, आप इनको याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो इनको साथ ही साथ कॉपी पे नोट करते चलिए और इनको टिक करके आप अच्छे से याद करते रहिए। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया धारा 52 बतानी है, तो ये है सद्भाव पूर्वक शब्द परिभाषित किया गया है धारा 52 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आईपीसी में दंड का कौन सा उपबंध नहीं है। देखिए कौन सी जो है दंड आईपीसी के दंड में नहीं आता, तो ये है आंख के बदले आंख। ठीक है, ये नहीं आता है, यानी बात करें तो मृत्यु भी दंड में आती है, आजीवन कारावास रहता है और जुर्माना रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आईपीसी की किस धारा में पूर्व दोष सिद्ध के बाद वर्धित दंड का उपबंध है। तो कौन सी धारा है जिसमें दंड को वर्धित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो ये है धारा 75 में। ठीक है, धारा 75 है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट धारा है। इसके बाद अगला है विधि द्वारा आबद्ध व तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति का कार्य है, कैसा कार्य होता है, तो विधि के द्वारा आबद्ध जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो छम्म कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई अपराध हो जाता है इस दौरान उससे, तो वो छम्म कहलाएगा। यानी अगला है एक सैनिक अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पे भीड़ पर गोली चला देता है, तो क्या उसने अपराध किया या नहीं, तो ये होगा, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसने वो बाध्य था काम करने के लिए, क्योंकि उसके ऑफिसर ने उसे ऑर्डर दिया था, तो वो अपराध नहीं होगा, उसके लिए वो अपराध नहीं होगा। अगला है आईपीसी की धारा 77 में क्या उपबंधित किया गया है। तो आईपीसी की धारा जो 77 है उसमें क्या उपबंधित किया गया है, तो ये होगा न्यायिकता का कार्य, न्यायाधीश ने किया हुआ कार्य या सद्भाव से किया हुआ कार्य। ये तीनों ही चीज़ें धारा 77 के अंतर्गत आती हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। यानी न्यायिकता के लिए कोई कार्य किया गया हो, या फिर न्यायाधीश ने कोई कार्य किया हो, या सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया हुआ हो, ये धारा 77 के अंतर्गत जो है अपराध नहीं होते। अगला है का देखता है कि या जो गा की हत्या का प्रयास कर रहे अपनों को विधि के द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करके का ने गा को बचाने के लिए या को पकड़कर जेल भिजवा दिया। तो आईपीसी की धारा 79 के तहत उसने क्या अपराध किया, तो अपराध जो किया है वो छम्म होगा या अक्षम्म होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो छम्म होगा, क्योंकि उसने जो है न्याय की अनुमति, यहाँ पर जो वर्ड आया है न्यायानुमत कार्य किया है, तो इसलिए ये जो है धारा 79 के अंतर्गत छम्म होगा, यानी अपराध नहीं होगा। अगला 40वां क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 80 में दुर्घटना कारित होना तब कहा जाता है जब।
देखिए 80 में दुर्घटना होती है तो वो क्या होता है, अगर वो दुर्घटना कैसी होनी चाहिए तो इसके बारे में, ये दुर्घटना जो है कार्य या दुर्घटना दुर्भाग्य से हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा ना हो कि जानबूझ के उसने दुर्घटना की गई हो, तो 80 के तहत वो अपराध अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसने जानबूझ के नहीं किया है तो 80 के अंतर्गत वो जो है अपराध नहीं होता है। कितने वर्ष के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, तो ये भी आपने आईपीसी में पढ़ा होगा। 7 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक होता है, शिशु होता है, उसका अपराध जो है अपराध नहीं होता है। का कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल अचानक निकल कर निकट खड़े आदमी को लग जाता है, तो उसका कार्य बताइए। तो उसका जो कार्य है माफी योग्य है या दंडनीय है, तो ये जो होगा वो माफी योग्य होगा, ठीक है। उसको जो है अपराध उसने नहीं किया है, क्योंकि ये उसके भूलवश हुआ है, उसने जानबूझ के नहीं किया है, उसका इंटेंशन नहीं था, ठीक है। अगला है 43वां क्वेश्चन, का को जलयान का अचानक खराब हो जाता है और उसकी दिशा नहीं बदलता तो 30 लोगों की मौत होगी। अगर मार्ग बदलने पर 2 लोगों की मौत हो जाती है तो उसको मार्ग बदल दिया और 2 लोग मर गए, तो क्या उसने अपराध किया, तो ये भी इसका अच्छा उदाहरण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अपराध का दोषी नहीं होगा यानी माफी के योग्य होगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला है 7 वर्ष से अधिक और 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध कब अपराध नहीं है, तो देखिए कब अपराध नहीं है, अपराध कब होगा, जब वो क्या होगा, वो परिपक्व होगा तो अपराध होगा। अगर वो परिपक्व नहीं है, समस्या अपरिपक्व है, तो यानी वो अपराध नहीं होगा। देखिए 7 साल से कम का अगर कोई शिशु अपराध करता है तो अपराध नहीं होता, लेकिन 7 से 13 के बीच में का कोई शिशु होता है, लेकिन अगर वो जो है बच्चा उसकी जो है बुद्धि परिपक्व नहीं होती, अगर ये ऐसा कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ उसके पास हो कि वो डॉक्टर उसको घोषित करता है कि वो परिपक्व नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है 7 से साल के बाद बहुत सारे बच्चे सही होते हैं जिनको समझ हो जाती है, लेकिन 7 से 13 के बीच में कुछ ऐसे भी रहते हैं जो डेवलप नहीं हो पाता जिनका माइंड, तो अगर वो अपरिपक्व में आते हैं, समझ उनकी परिपक्व नहीं होती, तो उनके जो है अपराध नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, ये कौन सी धारा में है, तो देखिए विकृत यानी पागल व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो अपराध के दायरे में नहीं आता, तो ये कौन सी धारा आपको बताती है, ये बताती है धारा 84, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, मतलब क्या था, अगर किसी आदमी को आप जबरदस्ती शराब पिला के उससे कोई काम करवाते हैं, यानी उसने खुद अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है नशा नहीं, मतलब जो अब वो नशा खुद नहीं किया है, उसने किसी ने उसको जबरदस्ती कराया, उसकी इच्छा नहीं थी और फिर उससे किसी ने क्राइम करा दिया, तो ऐसे केस में वो है अपराध नहीं किया है, धारा 85 के अंतर्गत वो क्षमा उसको मिल जाएगी। अगला है आईपीसी की धारा 87 के अनुसार का और या को सम्मति से कुश्ती या पट्टेबाजी का आयोजन होता है, का को चोट लगती है तो या ने किस दंड का भागी होगा, तो देखिए इसमें क्या है, और कोई भी दंड का भागी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा धारा 87 कहती है कि अगर आप सम्मति के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं और उसमें आपको साथ कोई भी घटना घटित होती है तो आप अब उस अपराध के दोषी नहीं होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शल्य चिकित्सक मरीज की सम्मति से सद्भाव पूर्वक ऑपरेशन करता है और मरीज मर जाता है, तो आपको बताना है क्या उसने अपराध किया, तो देखिए यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं किया। जो डॉक्टर होते हैं अगर मरीज की सम्मति से वो क्या करते हैं, कोई भी मरीज का इलाज करते हैं तो एक उस पर उसका जो है सम्मति के लिए साइन करा लेते हैं, अदरवाइज या उसके परिवारजन से किसी से साइन कराते हैं, और इस दौरान अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो वो अपराध का डॉक्टर दोषी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के बरामदे में किया गया कार्य अपराध नहीं है, किस धारा में वर्णित है, तो देखिए संरक्षक या उसकी सम्मति से जो है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो है यहाँ पर आपको बताना है, वो धारा 89 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है या को एक बाघ उठा ले गया, का ये जानता है कि बाघ ने इसे बचाने के लिए उस गोली चलानी पड़ेगी, तो या को लग जाती है
और या कोई अपराध किया हुआ, तो बताना है क्या उसने अपराध किया। तो देखिए उसका भावना सबसे बड़ी बात होती है क्राइम में, ये देखा जाता है क्या उसकी इंटेंशन थी। देखिए वो इस समय क्या कर रहा था, वो बाघ से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बचाते बचाते गोली उसको लग जाती है, यानी बचाते समय उसकी मौत होती है। तो उसका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, उसका उद्देश्य नहीं था, तो उद्देश्य नहीं था तो उसने कोई अपराध नहीं किया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला 51 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आईपीसी की धारा 100 में खंड 7 में तेजाब फेंकने या सेवा कराने पर कार्य घोर उपहति की श्रेणी में आता है, इस कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया। तो देखिए ये जो संशोधन था वो था आपका दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला था यदि कोई अपराध करने वाले को अपने यहाँ शरण देता है और जिसे जेल से भागने के जुर्म में पुलिस आदेशानुसार पकड़ने के लिए ढूंढ रही है, यानी पुलिस जिसे ढूंढ रही है और वो किसी के घर जाके छुप जाता है और जो व्यक्ति उसको शरण देगा वो आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा, दंडनीय होगा, वो होगा धारा 216। इसके बाद अगला प्रश्न है विधि द्वारा अवैध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक की सहायता करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत अपराध है। यानी विधि के द्वारा अवैध व्यक्ति जो भी व्यक्ति है वो अगर उसकी सहायता नहीं करता है तो कौन से तहत अपराध है आपको बताना है, तो ये होगा ऑप्शन सी यानी 187। इसके बाद अगला है धारा 141 भारतीय दंड संहिता के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम कितने व्यक्तियों का शामिल होना आवश्यक है। विधि विरुद्ध जो जमाव होता है उसमें कितने व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, 5, ठीक है, 5 व्यक्ति होना आवश्यक है। एक अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या प्रयत्न करना या उसका दुष्प्रेरण करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है, तो ये हो गया धारा 121, ठीक है। ये आपका जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, प्रयत्न करना, उसका दुष्प्रेरण करना यानी देशद्रोह का 121 रहता है, ठीक है, 121 का होता है देशद्रोह। इसके बाद 124 की तहत राजद्रोह का अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है, तो 124 जो है का धारा है उसमें राजद्रोह का जो अपराध होता है वो कौन सा न्यायालय उसकी सुनवाई करता है, तो उसके जो सही आंसर होगा वो सेशन न्यायालय डायरेक्ट उसकी सुनवाई करता है। इसके बाद अगला है धारा 212 में अपराधी का संश्रय देना कैसा अपराध है, तो 212 में अपराधी को संश्रय देना वो अपराध होता है संज्ञेय अपराध, ठीक है। संज्ञेय अपराध वो होते हैं गैर जमानतीय होते हैं जिसमें जमानत नहीं मिलती है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है, उसमें किसी भी मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती, बिना वारंट गिरफ्तारी होती है। आईपीसी की धारा 228 के तहत न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक को सासे अवमानना करना और विघ्न डालने पर दंड का उपबंध किया गया है, तो जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 6 माह का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों। अगला क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 171 का से 71 जहाँ तक के लिए अपराधों से दंडनीय बनाया गया है वह किस प्रकार का अपराध है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है निर्वाचन संबंधी, ठीक है, निर्वाचन संबंधी जो अपराध होते हैं वो धारा 171 से लेके 71 जहाँ तक दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति की को दंड से या किसी संपत्ति के संप्रहरण से बचाने के लिए आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा 217। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी सरकारी स्टाम्प है वो नकली है हमें पता है और उसको हम यूज कर रहे हैं असली की तरह, तो ऐसे में कोई भी अपराध जो किया जा रहा है वो अपराध कौन सा होगा, वो होगा धारा 260 का अपराध। इसके बाद अगला प्रश्न है धारा 263 का आईपीसी में बनावटी स्टाम्प का प्रतिषेध कब करता है, जब 263 धारा जो का होती है वो किसके अंतर्गत कब लागू लगती है उसके ऊपर, जब वो इसके लिए बनाएगा और बिना प्रतिहेतु के अपने कब्जे में रखेगा, यानी बनाएगा और अपने पास रखेगा, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो 263 का अपराध माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है लोक न्यूसेंस कब कहा जाता है, तो लोक न्यूसेंस कब होता है, तो जो होता है जन साधारण हो और क्षति संकट या क्षोभ हो, तो ये दोनों ही केस में लोक न्यूसेंस होता है, ठीक है। अगला है 272 आईपीसी के तहत अपराध कब दंडनीय है। 272 धारा जो है वो किससे संबंधित है, तो वो होती है वस्तु विक्रय के लिए आश्रयित हो, वह खाद्य पेय पदार्थ अपमिश्रित हो यानी उसमें कुछ भी मिलावट की गई हो,
अपायकर होना हमें पता हो, ये सारी चीज़ें होती है तो 272 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है आईपीसी की धारा 272, 273, 274 में संशोधन करके सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं गंभीर अपराध बना दिया गया है। क्या होगा, इसको किस वर्ष में संशोधन किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1975। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोक जल स्रोत या जलाशय कलुषित करना यानी उसको दूषित करना और भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय उपबंधित किया गया है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत है अगर किसी भी जल को दूषित करना, कितनी धारा के अंतर्गत आता है, वो आता है धारा 277। अगला प्रश्न है, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के लिए आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है, और ये रहता है वो होता है धारा 285। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के तहत तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं के विक्रय आदि पर निषेध लगाया गया है। तरुण व्यक्ति कितने वर्ष का माना जाता है, तो तरुण व्यक्ति की एज क्या होती है, तो ये मानी गई है वो 20 वर्ष। 20 वर्ष का व्यक्ति तरुण व्यक्ति माना गया है। 294 में अश्लील गाने और कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये कैसा होता है, तो इसको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोक स्थान। ठीक है, लोक स्थान पर अगर कोई भी अश्लील गाने या फिर कोई भी जो गाता है या ऐसा कार्य करता है तो उस पर प्रतिबंध रहता है। अगला है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षतिग्रस्त करता है या फिर उसको अपवित्र करता है, यानी कोई भी धर्म या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचे ये जानते हुए वो जानबूझ के ऐसा कोई काम करता है या उसके वहाँ को क्षतिग्रस्त करता है, अपवित्र करता है, तो ये जो धारा का जो अपराध माना गया है वो 295 धारा का माना गया है। अगला है, किसी माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध कहलाता है कब। देखिए, अगर शिशु की हत्या करना वो कहलाता है जब किसी शिशु का कोई भाग निकल आया हो और शिशु ने सांस भी ना ली हो, तो ऐसे दोनों ही केस में वो है मानव वध का केस रहता है। ठीक है, अगला है, का एक मुर्गे को मारने के लिए गोली चलाता है। खा जो झाड़ी के पीछे छिपा था, का नहीं देख पाया था और का ने कौन सा अपराध किया, यानी का ने मुर्गे को मारने के लिए गोली चलाई लेकिन पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था जो उसे नहीं दिख रहा था। मुर्गे को मारने के चक्कर में वो जो है पीछे खड़े आदमी की गोली लग जाती है। तो ऐसे में जो अपराध होता है वो क्या होता है आपको बताना है, तो वो होता है कोई भी अपराध नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला हो जाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा दहेज मृत्यु में पति या नातेदार द्वारा दहेज की मांग को लेकर किसी स्त्री की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दे, वह शादी के कितने वर्ष के अंदर होना चाहिए, तो 7 वर्ष के अंदर दहेज मृत्यु का मुकदमा दर्ज हो सकता है। डकैती के अपराध के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो देखिए डकैती के लिए जो आवश्यक संख्या है वो है कम से कम 5 लोग होने चाहिए, तो वो डकैती कहलाती है, अन्यथा वो लूट रहती है। आईपीसी की धारा 378 में चोरी का कौन सा आवश्यक तत्व निम्न में से नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हटाई गई हो। ठीक है, पहला सम्मति होता है, चल संपत्ति होता है और बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए चोरी के लिए। ठीक है, इसके अगला है, एक व्यक्ति या को जेब में हाथ डालकर उसका पर्स चुराने का प्रयत्न करता है या कि जेब में से कुछ नहीं मिलता, तो उसने कौन सा जो है अपराध किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा चोरी का प्रयत्न किया हुआ है उसने। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी अपनी नियुक्ति के थाने के परिसर में एक स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसकी सजा क्या होगी, तो लोक सेवक के द्वारा जो अपराध किया जाता है अगर वो बलात्कार का है तो वो आजीवन कारावास रहता है। इसके बाद अगला है, आ नाम का व्यक्ति है जो 16 वर्ष से कम आयु की लड़की की सहमति से संभोग करता है, उस व्यक्ति के साथ कौन सा अपराध किया गया है, तो ये बलात्कार हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है, संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब वह की जाती है, तो 2 या 2 से अधिक आपको बताना है। संयुक्त होकर जो लूट की जाती है वो डकैती कब हो जाती है, जब 5 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, यानी 5 से अधिक व्यक्तियों के साथ डकैती हो जाती है, अन्यथा वो लूट रहती है। निम्नलिखित में से किस अपराध करने को तैयारी दंडनीय अपराध में वर्णित है, कौन सी अपराध करने की, अगर कोई डकैती करने की तैयारी कर रहा है तो वो कहलाती है डकैती की तैयारी जो है दंडनीय अपराध रहती है आईपीसी के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, हत्या सहित डकैती भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है, तो हत्या सहित डकैती की अगर हम बात करें तो ये होती है धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
का या की सम्मति सद्भावपूर्वक लेते हुए ये विश्वास करता है कि सम्मति अपनी ही है, लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि उक्त सम्मति अपनी नहीं है या की है और उसे अपने लाभ के लिए बेईमानी से विनियोग कर लेता है और जिसकी धारा का अपराध किया है, तो उसने कौन सी धारा का अपराध किया है आपको बताना है। तो ये होगा दुर्विनियोग, यानी दूसरे की चीज़ को अपने आप यूज कर लिया उसने, तो दुर्विनियोग हो गया। ठीक है। डकैती करने की तैयारी करना आईपीसी की धारा के में दंडनीय है। डकैती करने की जो तैयारी करना है वो अभी मैंने आपको बताया एक क्राइम होता है, वो कौन सी धारा के अंतर्गत होता है, तो ये होता है धारा 399। ठीक है, धारा 399 का अपराध कहलाता है। कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 405 के तहत आपराधिक न्यास भंग करता है, तब कहा जाएगा, ये कब कहा जाएगा आपराधिक न्यास भंग उसने किया है, तो ये तब कहा जाएगा जब उसे किसी व्यक्ति की सब कब्जा मिल गया हो, संपत्ति का कब्जा मिला हो, संपत्ति का दुर्विनियोग उसने बेईमानी से करता हो और किसी वैध संविदा का अतिक्रमण करता हो। यानी तीनों ही सही हो जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है का एक भंडागारिक है या यात्रा पर जाते समय अपने फर्नीचर के पास एक संविदा पर रख जाता है और लौटकर आने पर ठहराई गई राशि का भुगतान करने पर या का फर्नीचर वापस कर देगा, किंतु का उसका फर्नीचर बेच देता है और उसने कौन सा अपराध किया। देखिए ऐसे केसेस बहुत होते हैं और ये कहलाता है न्यास भंग। ठीक है, न्यास भंग कहलाता है ऑप्शन बी। अगला है लोक सेवक द्वारा या बैंकर व्यक्ति या विक्रेता द्वारा कारोबार के अनुक्रम में न्यस्त संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग कराएगा, तो उसे अधिकतम कितने वर्ष का दंडित किया जाएगा। यानी लोक सेवक या बैंकर या व्यापारी जो है उसका काम है, उसके पास पैसा रहता है सरकार का या फिर जिस कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो उसका गबन करता है तो ऐसे में उसको कितने साल का सजा रहती है, तो वो होता है आजीवन कारावास, यानी ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है का एक बैंक चोरी की मोटरसाइकिल जिसे वह जानता है कि चोरी की है बेईमानी से प्राप्त कर लेता है, यानी चोरी की मोटरसाइकिल को वो उसे खरीद लेता है या अपने पास रख लेता है, तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध आता है। ये होता है धारा 411, यानी चोरी की चीज़ को कोई भी खरीदता है तो वो दंडनीय अपराध है 411 का ऐसे नगों को जानता है कि भाई हीरे नहीं है लेकिन हीरे के रूप में गिरवी रखता है और साथ से उस पर प्रवंचना करता है, यानी वो जानबूझ के ऐसी एक षड्यंत्र रचता है और उस पे जो है उससे धन उधार ले लेता है हीरा बताकर उसको नग को और बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। का ने कौन सा अपराध किया है, तो इसके जो अपराध उसने किया है वो है छल, उसने छल किया है ऑप्शन बी। अगला है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के दंडनीय अपराध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धारा 420 के अंतर्गत आता है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में रिष्ट के लिए क्या आवश्यक नहीं है। रिष्ट के लिए आवश्यक नहीं है आपको बताना है, तो यह है सरकार को फायदा देना। रिष्टि के लिए होता है शासक लोक सेवक किसी की हानि करता है, उसकी स्थिति बदल देता है, उसकी उपयोगिता नष्ट करता है, तो ये पॉइंट है जो नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है का इस आशय से या की अंगूठी नदी में फेंक देता है कि या को तत्व द्वारा सदोष हानिकारित हो, उसे कौन सा अपराध किया है। उसने जानबूझ के किसी की अंगूठी फेंक दी कि ताकि उसमें जो है का ने इस आशय से अंगूठी नदी में फेंकी है कि उसने सदोष हानिकारित हो जाए उसको, तो उसने कौन सा अपराध किया है, तो उसने उसका नुकसान किया है, रिष्टि की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है 429 भारतीय दंड संहिता की किस मूल्य के ढेर आदि को 50 रुपए के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने और उसे विकलांग करने और रिष्टि करता है, तो उसे अधिकतम कितने वर्ष की सजा होती है, तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है का या कोई कृषि उपज संपत्ति जिसकी कीमत 10 रुपये से अधिक है अग्नि या विस्फोटक द्वारा रिष्टि करता है। यानी कृषि की उपज है जिसकी कीमत 10 रुपये से अधिक है। देखिए ये पुराना कानून है इसलिए उस समय के 10 रुपये की बहुत वैल्यू थी, तो 10 रुपये से अधिक की अमाउंट का अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो कौन सी धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय होता है, तो देखिए 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 435 धारा का दंडनीय अपराध है। या के ग्रह के दीवार से छेद करके उसके छेद में से अपना हाथ डाल के का ग्रह के अत्याचार करता है, किस धारा के तहत कौन सा अपराध होता है, तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गृह वेदन धारा 445 का अपराध होगा। का नहीं मतलब खा ये नहीं है, का अपराध होगा, इसका अपराध माना जाएगा। ठीक है, यहाँ ये नहीं होगा। ठीक है, 445 का अपराध होता है गृह वेदन। एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को दे चेक को का उठा लेता है। चेक खा द्वारा हस्तांतरित है किंतु उस चेक पर कोई राशि अंकित नहीं है।
का 10,000 रुपये की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है और का ने कौन सा अपराध किया। तो देखिए किसी के बैंकर का कोई चेक है जिस पर उसके साइन है और उस पर अमाउंट नहीं थी, आपने उस पर अमाउंट लिख दी, अमाउंट लिख के उसको कपटपूर्वक जो है उसका यूज़ करना चाहें। अगर आप पकड़े जाते हैं, आपने जो क्राइम किया है वो क्राइम आपका होगा, वो होगा कूट रचना। ठीक है, कूट रचना ऑप्शन बी। अगला है धारा 489 आईपीसी के अंतर्गत करेंसी नोटों, बैंक नोटों का कूटकरण आप जो भी करता है उसको अधिकतम कितने वर्ष का कारावास होता है। तो वो कारावास जो रहता है वो होता है आजीवन कारावास। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, निरुद्ध करना आईपीसी की किस धारा में आता है। तो विवाहिता स्त्री को अगर आप निरुद्ध करते हैं, उसको बहला फुसला के भगा के ले जाते हैं, तो 498 का जो है अपराध रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया हो, तो इस अपराध के लिए उपबंधित किसी हत्ती के कारावास से या आजीवन कारावास के आधे तथा उपबंधित अवधि के आधे तक का जुर्माना जो इस अपराध के लिए उपबंधित हो के लिए दोनों दंडित किया जाता हो, वह आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है। मतलब सीधा ये है कि कोई भी ऐसा अपराध जो आजीवन कारावास या अन्य कारावास को छोड़कर, मतलब जो भी आजीवन कारावास हो उससे प्रयत्न करने का आरोप हो, यानी अटेम्प्ट का उसको इस विधि में कहीं पर भी दिया ना हो, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है यानी हत्या करने का प्रयत्न। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रयत्न का अपराध के बारे में वर्णित नहीं किया गया है आईपीसी में, तो उनके प्रयत्न करने का जो अपराध है वो 511 धारा के अंतर्गत आता है। और उसमें क्या होता है, अगर उसको जो भी सज़ा उसमें दी जा रही थी, मान लिया अगर जो भी उसकी सज़ा थी, लूट की सज़ा जो भी थी, और लूट का प्रयत्न का जो दंड बनेगा, तो लूट की सज़ा 10 साल मान लिया अधिकतम थी, तो उसकी जो है प्रयत्न की जो सज़ा बनेगी वो अधिकतम 5 साल बनेगी। तो धारा 511 ये आपसे बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण से धारा 304 बी के प्रावधान लागू होंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मामले में कहा है। तो कौन सा ऐसा मामला था जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम 2004 जो है ACT 199 और जो केस है, इसमें ऐसा कहा गया है कि विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण से 304 बी के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में कहा है। तो ये कहा गया है विश्वनाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1983 SC 174 ये केस था और इसमें अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो इस वीडियो में आपने टॉप 100 क्वेश्चंस को देखा जो कि आईपीसी के क्वेश्चंस थे, और मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें कोशिश की है इन्वॉल्व करने की। लगभग जो इम्पोर्टेंट धाराएं थी सभी पे बेस्ड मैंने MCQs आपको दिए हैं और सभी पे बेस्ड मैंने एक एक क्वेश्चन बनाया है। तो लगभग आपको अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से ही आपको आईपीसी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आईपीसी और मूल विधि से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहां पर भी उनसे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वहां से, ताकि आप जो है हमारे साथ जो आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा की, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।